चांद से चेहरे कसद का भी उतारा कीजिए। दुनिया इज लाइक किसी और जॉनरा में चली गई है, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ है। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और ये शो है आपका पसंदीदा स्टार स्ट्रक में आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान। और आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनका हमने बड़ी अरसे से कोशिशें की थी, और ये वो शख्सियत हैं जिनका टाइम वैसे भी लोगों को मिलता नहीं है। लोग तरस रहे होते हैं इनसे बात करने के लिए लेकिन नहीं मिल पा रहा होता है इनका वक्त। तो हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर, सॉन्ग राइटर भी हैं, म्यूजिशियन हैं, उस्ताद रफाकत अली खान। तो सर वेलकम करेंगे आपको अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महविश। आपके इतने टूर्स होते हैं, आप अवेलेबल ही कम होते हैं, तो उसमें आपकी तो कोई मतलब नहीं है कोताही। बस एक वक्त लिखा होता है और आज का दिन था जिस दिन हमारी बात होनी थी। जी, मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले और देखने वाले जो हैं उनको नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ये एक इंटरनेशनल मीडिया है, तो हमारे जितने इंडियन भाई हैं, जितने पाकिस्तानी, साउथ एशियन जितने भी हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, 14 जनरेशन मतलब आपकी जो एक लेगेसी चल रही है जिसको आप खुद कैरी कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा आप खुद एक लेजेंडरी सिंगर हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है, हमारा मुल्क जाना जाता है आपकी वजह से। तो ये पूरा एक सफर माशाल्लाह, और जिस एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों के ऊपर, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी इसको कैसे महसूस करते हैं? देखिए, आप किसी भी रॉयल फैमिली में पैदा हो जाएं तो आपका इसमें कोई कसूर नहीं होता, बल्कि खुशनसीबी होती है। और लेकिन अब जितनी बड़ी फैमिली होगी, फैमिली तो सारी अच्छी होती है, सारी बड़ी होती है, हर फैमिली की एक लेगेसी होती है विद रिस्पेक्ट। तो आप जितना उसमें पैदा होते हैं ऐसी फैमिली में जहाँ कोई बड़ा काम किया गया हो, जहाँ बड़े लोग पैदा हो, तो आपकी तरह जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और चूंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत कुछ आप लोगों से कि यार आपके वालिद साहब इतने बड़े हैं, आपके खानवादा इतना बड़ा है, तो लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, लोग बहुत कुछ उनसे चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हम उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं उस पर पूरा नहीं उतरते। कभी कभी अल्लाह ताला बहुत बड़ा काम ले लेता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है कि आप एक लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आई एम फील वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग घराना। अच्छा, जैसा भी मैंने कहा कि आपके टूर्स चलते रहते हैं, आप बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप किसी एक जगह पे हो, आए दिन आपके टूर्स होते हैं। तो ये जो सफर में जो जिंदगी गुजर रही है, इस जिंदगी का कितना लुत्फ उठा रहे हैं और कैसा लगता है आपको? मैं भी ऐसे है कि जो जिंदगी का सबसे बड़ा मेरे पर अल्लाह का कर्म है वो एक अच्छी सेहत है, और म्यूजिक, नाइस फैमिली और ट्रैवल जो मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी वो थ्रू म्यूजिक हुआ। आप डिफरेंट कल्चर में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप सीखते हैं। जो ट्रैवल है एक खुली किताब है जिसको आप पढ़ते हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मौका मिलता है दूसरे मुल्कों में जाके डिफरेंट कल्चर के साथ इंटरेक्ट करने का। तो मैंने गाना भी इसीलिए सीखा था कि मैं एक जगह ना बैठूं, एक इदारे में काम ना करूं, और मेरे सर पे कोई बॉस मुसल्लत ना हो, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूं। तो म्यूजिक इज द बेस्ट टूल एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जब अभी आप जिंदगी में मेहनत करते हैं तो कभी कभी काम आती है आपके। तो कोई भी प्लेटफॉर्म छोटा नहीं होता, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन में काम करने का, आप रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन ट्रेवल से बड़ी कोई भी सीख नहीं। ट्रेवल जो आपको सिखाता है, जो डिफरेंट तरीके के लोग मिलते हैं, खाना तो वही है जो लोग खाते हैं, बशरी तकाजे, इंसानी जो मांगे होती हैं, सोना है, जागना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, अपने कल्चर में मूव अराउंड करना है, वही जो एक दूसरी दुनिया में जब जाते हैं तो वहां भी आपको कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। इस तरह म्यूजिक भी नया मिलता है। आई एम वेरी ब्लेस्ड, रियली रियली ब्लेस्ड, थैंक्स टू अल्लाह। अच्छा सर, हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है
मतलब आप जी जी देखें हमारे हमसाया मुल्क, वहाँ पे भी क्लासिकल सिंगर्स हैं, लेकिन ये जो बात हमारी एक ज़मीन को अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से ना इनाम है कि हमारे पास ऐसे ऐसे नाम पैदा हुए हैं, हमारे पास ऐसे माशाल्लाह से, मतलब ये एक कहना चाहिए कि अल्लाह ताला का एहसान ही है कि वो घराने यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जड़ें यहाँ से हाँ हैं। तो ये जो क्लासिकल म्यूजिक की अपनी एक इतना रिच म्यूजिक है, ये अपनी एक हाँ इतना इसका इन्फ्लुएंस है। तो आपने हाँ जैसे कहा कि आप सफर करते हैं, सफर में सीख भी होती है, म्यूजिक में भी मतलब डेफिनेटली, मतलब जो है ना उसकी वजह से इन्फ्लुएंस भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ये खुद इतना रिच है, मुझे लगता है कि इसकी छाप हर जगह छूटती जाती है, दूसरे रंग जो है ना इसमें जरा कम ही शामिल होते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैविश ऐसा है कि क्लासिकी मौसीकी एक बेसिक चीज है। हम्म और जैसे आप एक ABCD सीखते हैं, अलिफ बे पे तेरे से सीखते हैं, इस तरह क्लासिकी मौसीकी भी के अपने अल्फाबेट्स हैं। हम्म फिर उनको सुरों में डालना, और हर सुर का अपना एक कलर होता है। मौसीकी की वैसे एक लैंग्वेज है, मौसीकी की दो लैंग्वेजेस हो नहीं सकती कभी भी। मौसीकी पूरी दुनिया में एक ही है, सुर लगाने का जो ढंग है वो डिफरेंट होता है। आप उसको अमेजिश भी कर सकते हैं, उसको आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन सुर लगाने का जो तरीका है वो अपना अपना हो सकता है। लेकिन मौसीकी का जो एक मजा है, जो अल्लाह ने फितरत में पैदा किया है, कल्चरल वाइज चेंज हो सकता है। जैसे देखें, बहुत सारी टेरिटरी के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब है जो वो भी डोमिनेट करते हैं, लेकिन उसके आने से पहले आप एक कल्चर में आबाद होते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का कोई अरबिक कल्चर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे इस्लाम आया तो लोगों ने उसको कवाली के जरिए से स्प्रेड किया, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। तो उसमें कितनी बड़ी ताकत है सुर की भी और लफ्ज की भी, कि लोग इंटरेक्ट हुए। जैसे हिंदू मजहब के अंदर भजन को पढ़ा जाता है और अपने देवता और देवियों के नाम लिए जाते हैं, उससे लोग इंटरेक्ट होते हैं, लोग आते हैं, लोग सुनते हैं, कलाम का असर होता है। मैं लता मंगेशकर जी के जो भजन है बड़े शौक से सुनता हूँ, ए मन के अंदर है, मिश्र मेल रागों में है, तो सुर का अपना असर है और उसकी एक पाकीज़गी है। लेकिन दुनिया में दो ही चीजें होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। जैसे एक अच्छा आदमी होता है, एक बुरा आदमी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पूरी इंसानियत बुरी है, पूरी इंसानियत गंदी है, अल्लाह माफ करे। अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया कायम और दायम है। सारी आजकल सोशल मीडिया में आप बैठते हैं तो आपको हर अच्छी बुरी चीज नजर आती है, जो बिल्कुल यहाँ है और कुल के सामने आ गई। इसी तरह मौसीकी भी, अच्छी मौसीकी भी हो रही है, बुरी मौसीकी भी हो रही है, लेकिन चीजें चलती हैं। एक कुदरत का एक निजाम है, इस निजाम के अंदर आपकी एग्जिस्टेंस बनती है, तो अपने माहौल और अपने बिहेवियर के हिसाब से आपकी ग्रूमिंग होती है और आप उन चीजों को उस तरह ले लेते हैं। जैसे किसी का ताल्लुक पंजाब से, तो पंजाब के रंग में उसका बिहेवियर है, बोलना, बैठना। वो केरला से है, कोई बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, कोई दिल्ली से है, कोई सादकाबाद से है, कोई पिंडी से है। तो वो उस हर इलाके का म्यूजिक भी, बिहेवियर भी, उठना बैठना भी थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। तो इसी तरह सुर भी हैं, राग भी हैं, उनके कलर्स हैं। जैसे सारे फूल एक जैसे नहीं होते, कई फूलों में खुशबू होती है, कई फूलों में खुशबू नहीं होती। कुछ फूल देखने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग फूल जो होते हैं सूंघने में अच्छे लगते हैं। मुझे गुलाब का फूल लगता है कि ये किंग है। इस तरह जैसे स्केल भी ऐसे ही होते हैं। मैं सुनने वाले बड़े समझदार हो चुके हैं, देखने वाले मैं कुछ समझा नहीं रहा, कोई उस्ताद बन के। मैं एक शागिर्द हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं इस दुनिया से भी स्टूडेंट बन के जाना चाहता हूँ, उस्ताद बन के नहीं। दुनिया में दो तरह के उस्ताद होते हैं, कि ये भी उस्ताद होते हैं, उस्ताद बताओ क्या करना है। एक उस्ताद होते हैं जो बड़े आजिज होते हैं। वैसे भी हमारे प्रॉफिट ने जो हमें सिखाया है, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ इसलिए कि महफिलें पाक हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं। आप फरमाते हैं सबसे बड़ी चीज इखलाक है। फीड पीपल एंड स्प्रेड पीस। वो किसी चीज के जरिए से भी हो सकता है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो अमन और प्यार और शांति का जो पैगाम है, वो म्यूजिक के जरिए से आता है, और ऑब्वियसली जो उन्होंने फरमाया उसके जरिए से भी है। तो ये सारी चीजों को जब आप मिक्स करते हैं तो फिर उसका एक गुलदस्ता बनता है जिससे आप सीखना शुरू कर देते हैं।
खैर ये बड़ा एक डीप फलसफा है, अगर मैं इसको बयान करूं तो इसके लिए 3-4 इंटरव्यूज चाहिए। फिर मैं सुर की जो एग्जिस्टेंस है और सुर के लगाने का जो अंदाज है, जैसे मैं अगर किसी स्केल को छेड़ता हूँ, मैं कहता हूँ एक राग है, ज़रे म प ध म प ध ज़ रे ज़ ध म प प ध म प रे ज़, ज़ रे ज़ ध ज़ रे म रे ज़, गुरु चरण जद डरि गए मितवा, गुरु चरण गुरु चरण अभिलाषी बंधे गए गाटे रोग हमारे हो जाए, हे सिमरन डरे गुरु। अब ये एक्सप्लेन करना इन सुरों को आपने कितना सीखा है और किसने आपको कैसे सिखाया है और उसमें कितना मेडिटेशन का असर है, वो आप पर डिपेंड करता है और आपने उसको कैसे लिया है। मौसीकी जो है ये फितरत है, ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इस तरह पैदा की है, जैसे आपको भूख लगती है, जैसे आप देखते हैं, जैसे आप सोते हैं, जो भी इंसान का जीने का जो ढंग है, इसमें मौसीकी का उतना ही असर है। और ये जो इतनी एस्थेटिक सेंस है, ये मेरे ख्याल में 7th द बिगेस्ट वन। अच्छा, आपका जो ज्यादातर जो आपके टूर्स होते हैं वो वेस्टर्न टूर्स होते हैं। आपको जो ना गोरे जिनको हम कहते हैं अंग्रेज, वो काफी शौक से सुनते हैं, जबकि जबकि देखा जाए तो हमारा जो हमारे यहाँ का जो म्यूजिक है वो यूजुअली मतलब होता है कि एक्सचेंज, हमारा टैलेंट जो है वो इंडिया पाकिस्तान का आपस में इस तरह से हो रहा होता है। तो लेकिन आपके घराने को, खासतौर पे आपको ये अहमियत हासिल है, आपको ये मतलब जो है ना वहां से अप्रिसिएशन मिलती है, आपको वहां पे लोग सुनना चाहते हैं, जबकि बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब वहां पे अगर आप म्यूजिक देखें तो उनका म्यूजिक के जो जॉनरास हैं वो बिल्कुल हम लोगों से मुख्तलिफ हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनकी तरफ से डेफिनेटली आपको पता चलता होगा कि वो इस जगह के म्यूजिक को, आपके म्यूजिक को इतना ज्यादा अप्रिशिएट क्यों करते हैं, उनको क्या चीज समझ में आती है? देखिए, हमारा जो मौसीकी है ये मिस्टिसिज्म ऑफ साउंड है और रागों को इम्प्रोवाइज किया जाता है। राग जो होते हैं वो उनका म्यूजिक लिखा जाता है, वो स्केल वाइज लिखते हैं। कमाल के लोग हैं वो, मैं आपको बता नहीं सकता, उनको इतना साइंटिफिकली वो म्यूजिक करते हैं। ट्रेडिशनल लेवल पे भी उतना ही रिच है और साइंटिफिकली भी उतना ही रिच है। अब देखें आज का जो दौर है, गुरु ने जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऐसे बना दी कि उसमें आप जिसको नहीं भी गाना आता है वो भी गा लेता है। तो जब आप उनके अंदर जाके काम करते हैं तो वो हमारे मौसीकी से इम्प्रेस होते हैं। वो इसलिए इम्प्रेस होते हैं कि हमारी म्यूजिक के अंदर एक मेडिटेशन है, एक उसके अंदर सरूर है, एक पीस है। अगर आप कोई भी राग उनको जब देते हैं, कुछ स्केल देते हैं, तो वो हैरान होते हैं कि यार आप बगैर देखे इतना लंबा गा लेते हैं, ये कैसे हो सकता है। यानी आपके 5-6 सुरों का राग आपके दिमाग में है, तो आप उसको एक्सटेंड करते हैं, उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। वो भी कई स्केलों को इम्प्रोवाइज करते हैं, वो भी उनका भी जो जहां तक मैंने पढ़ा और देखा है, जिसमें वायलिन के अंदर पेगनिनी एक बहुत बड़ा नाम है, मोजार्ट है, बोथेवन है, उनकी जो सिम्फनीज हैं वो इतनी पॉपुलर हैं कि अब 200, 250, 300, 400 साल पहले एक स्केल बना है, आज भी एग्जिस्ट करता है, उसको लोग बजाते हैं, सीखते हैं। वहां पे जो म्यूजिक मार्केट है, एंटरटेनमेंट के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। देखें, ऑस्कर ग्रैमी के बाद इतने बड़े अवार्ड्स तो कोई और है ही नहीं। कोई ग्रैमी के लिए नॉमिनेटेड हो जाता है, वो अपने मुल्क के अवार्डों को भूल जाता है। कोई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाए, जैसे इंडिया में रहमान साहब को ऑस्कर मिला है, जैसे हमारे भी कुछ लोगों को ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं। अभी रिसेंटली शंकर महादेवन साहब को मिला है ग्रैमी अवार्ड। हमारे किसी पाकिस्तानी को मिलना चाहिए जिसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नज़ाकत अली इस्लाम अली का है, नुसरत अली खान साहब का है, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मेहदी साहब का भी। अगर उनको समझ आती है तो, अगर वो वर्ल्ड वाइड इस चीज को देखते हैं तो आप कम बैक टू योर क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सारा इस आंसर को बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया आपने। वो हमारी मौसीकी से मुतासिर हैं। वो कहते हैं आप इसको इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं। तो इसलिए जब वो मौसीकी थोड़ा सा वेस्टर्न, जैसे खान साहब की एक गाना है, तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेरी मां, सामने तू बैठा रहे घर वेले में तकदीर माना तू मेरा दिल। अभी एक नेचुरल बॉल के अंदर शायद एक फिल्म में उसका गाना है, तो है वो राग के अंदर है। तो जब भी खान साहब ने गाया है, बिल्कुल एक ड्राई माइक में, जिसके अंदर कोई एको नहीं है, जिसमें कोई कुछ नहीं है, सिंपल रॉ
फॉर्म में एक चीज बनाई है गोरों ने, तो वो इतनी खूबसूरत फिल्म के अंदर लग रही है। जो उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज को दिखाने की गोरों की, वो बहुत कमाल है, वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने कव्वाली और क्लासिकी मौसीकी को चुना। उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन खान साहब नुसरत अली खान साहब का है। उन्होंने वेस्ट के अंदर जाके और उसके साथ साथ जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है रविशंकर साहब का है। उन्होंने भी पूरे वेस्ट में सितार को बहुत बड़े लेवल पर लेकर गए, जहाँ सितार आज बहुत बड़ा साज माना जाता है हिंदुस्तान के बाद, पाकिस्तान के बाद, वेस्ट के अंदर। मैं बल्कि अपने खानदान के हवाले से बात करूं कि एक ऐसा चांस बन रहा था जैसे मेडोना का और नुसरत अली खान साहब का चांस बन रहा था कट्टे गाने का, इस तरह मेरे डैडी और मेरे अंकल उस्ताद सलामत अली खान साहब का चांस बन रहा था बीटल्स के साथ गाने का। लिवरपूल का एक बहुत बड़ा बैंड है, पूरी दुनिया में इतना, जिनका गाना बहुत मशहूर है, लिव एंड लेट डाई। तो उनके जो मैनेजर थे जॉन फेंटन, वो चाह रहे थे कि दोनों भाई मिलके गाएं, लेकिन किसी वजह से ये चीज हो नहीं सकी। अगर हो जाती तो क्या यूनिक होती। इसी तरह वो ये रूस में गए, मॉस्को में, तो वहां पे एक बहुत बड़े पियानिस्ट थे, वो पियानो बजा रहे थे। तो पियानो बजाते रहे तो एकदम से एक हमारे डायरेक्टर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे रेडियो पाकिस्तान के, सलीम गिलानी साहब। उन्होंने कहा यार नज़ाकत अली सलामत अली, उन्होंने दोनों भाइयों ने पेंट कोट पहने हुए थे। तो उस दौर में 60s मिड 60s के अंदर वो दोनों भाई खड़े हुए हैं और उस पियानो के साथ एक उन्होंने नोटिस किया कि कौन सा राग बज रहा है, तो उसके साथ गाना शुरू हो गया। तो एक वेंचर सा बन गया उस दौर में, जब आज तो दुनिया में हर जगह पे हो रहा है। तो अब खाने भी, कल्चर भी, म्यूजिक भी, ये ग्लोबलाइज्ड हो गया है। आप आते यहाँ पे होटलों में जाके, मैं तो स्टेक खाऊंगा, मैं तो स्टेक खाऊंगी। जब स्टेक बेचारे आम आदमी को पता ही नहीं स्टेक होता क्या है। चाइनीज फूड, थाई फूड, और ये सुर भी हमें मिल गए, उनके भी, उन्होंने हमारे सुन लिया। अब देखे ना, हर बंदा गा रहा है, कितना आम हो गया गाना। तो अब दुनिया, पहले तो कहते थे ना ग्लोबल विलेज, अब ये विलेज भी नहीं रहा, एक छोटा सा टाउन बन गई है दुनिया थ्रू ये छोटा सा जो मोबाइल है। आप कतर में बैठे हैं, मैं इधर लाहौर में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब करने को बहुत कुछ है, और अगर आपके पास वक्त है, स्क्रॉल से वक्त मिल जाए आपको, तो आपको किताब भी पढ़ लें, थोड़ा सा रियाज भी कर लें। तो आई मीन दुनिया इज लाइक किसी और जॉनरा में चली गई है, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसी तरह काम करते रहें जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, और अपने कल्चर का जो म्यूजिक है, जो हमारा इंडियन पाकिस्तान का म्यूजिक है, मैं उसको मिला के बात कर रहा हूँ। कोई म्यूजिक का कोई टेरिटरी नहीं होती कि ये इंडिया का म्यूजिक और ये पाकिस्तान है। आपने एक जिक्र किया कि आपने जब जहाँ पे परफॉर्मेंस होती है उसके बाद हुकूमत को पता चलता है, फिर जैसे हमारे न्यूज चैनल्स को पता चलता है, तो उसके बाद वो भी ना एकदम से मतलब होता है कि ये कर लिया है, तो हर जगह पे न्यूज भी वही चल रही होती है, उस बंदे के जो है ना पीछे भी लग रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे माशाल्लाह आपका तो घराना, आपको तो किसी तरह के नाम की, किसी तरह के तारुफ की कोई है ही नहीं ना, जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है ना, आपको जरूरत है। लेकिन बहुत सारे बाकी ऐसे हमारे सिंगर्स हैं, खासतौर पर जो अगर हम क्लासिकल सिंगर्स की बात करें, सिंगिंग की बात करें, तो उसमें बेशुमार ऐसे नाम हैं जिनको जरूरत है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको जरा प्लेटफॉर्म्स वगैरह दिए जाए, वो हमें नहीं मिलते, वो नहीं चीजें हमें देखने को मिल रही होती। लेकिन जहां पे कहीं कामयाबी होती है, वहां पे वो एक जो चढ़ते सूरज की जो ना, मतलब आपको 10,000 पुजारी नजर आ जाते हैं। तो आपको ये जो एक हुकूमत से तो हो गया गिला, मतलब हमारे टीवी चैनल से आपको ये गिला है? देखिए, सोर्स इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे आप कैसे, हाउ टू फाइंड द सोर्स। अब उसमें अब एक मुल्कों की बात नहीं रह गई कि एक मुल्क में आप बैठे हैं तो आप किसी इदारे के मोहताज हैं, ऐसी बात कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपकी इंस्टीट्यूशन से बात कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, कितनी बड़ी बात है। मुझे, मेरे लिए फख्र की बात भी है, आपने मुझे याद किया। नहीं सर, तो हमारे लिए सोर्स तलाश करना जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब आपको प्रॉपर सोर्स मिल जाए और सही मायनों में आपकी प्रोजेक्शन हो जाए, तो सारी चीजें ठीक हो जाती है। कई लोग होते बेचारे समझते बहुत अच्छा गाना गाना ही बहुत कमाल की बात होती है, अच्छा गा रहे हैं आप, मुश्किल गजल गा रहे हैं और मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन म्यूजिक मार्केट तो कहीं और बैठी है। म्यूजिक मार्केट तो बेरहम है, उसके दिल में दर्द नहीं है किसी के लिए। वो सबसे पहले पूछते हैं, यार ये बंदा जो मेरे पास तुम लेकर आए हो, इसका गाना कौन सा है, इसने कौन सा गाना गाया, इसकी मार्केट के अंदर प्रोडक्टिविटी क्या है, इसने क्या प्रोड्यूस किया है, क्या नई चीज दी है, ताकि हम इसको काम दें।
उसको इससे मतलब नहीं मैं बहुत सारी ताने मारता हूँ, पलटे करता हूँ, मैं बड़ा कमाल का गाता हूँ, मैं बड़ा खूबसूरत लगता हूँ, मैंने पैंट बड़ी अच्छी पहनी है, नो बडी केयर्स यू, नो वन। इस जो अब तो मार्केट बहुत खौफनाक हो गई है, क्योंकि हर बंदा इस मार्केट के अंदर आ गया, लोगों को पता लग गया, ओ हो गाना गाने से तो बंदा जहाज में भी बैठ जाता है, गाना गाने से बंदा दूसरे मुल्कों में भी चला जाता है, गाना गाने से बंदे को पैसे भी अच्छे मिलते हैं। हालांकि गाना इज नॉट इजी जॉब। गाने का मतलब है गाना हम तो इस तरह समझते हैं, क्योंकि हमने तो गाने को एक मेडिटेशन समझा है, हमने तो गाने का अदब भी करते हैं और गाना भी गाते हैं, इससे पैसे भी कमाते हैं। लोगों के दिल में गाने का अदब नहीं है, पैसा कमाना उनका मकसूद होता है, वो कैसे भी आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो नहीं आया हुआ सबको ठीक करने के लिए कि मैं सबसे बेहतर हूँ और सारी ठीक हो जाए। ये मार्केट है, ये लोग है, ये वो आया है। क्या गाना याद है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्या है को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले वाले फिल्मी गाने होते हैं, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी बातें लिख के लोग चले गए। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी चेहरे ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, चुप चुप तमाशा देखे वाह तेरी खुदाई। गालिब का एक शेर है कि फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ और मैं कहाँ ये बवाल का। ये दुनिया तो भाई आप नहीं लड़ सकते सारी दुनिया से, आप बस अपना काम करें। ये बड़ी बात है कि आपने कहा एक रफाकत अली खान भी है और उसका घराने से ताल्लुक है, और उससे भी बात करते हैं, तो ये बड़ी बात है। मैं इसको बहुत बड़ी बात समझता हूँ, मैं इसको छोटी बात नहीं समझता। कि मैं विश बैटिंग है जो आप तो मेरे बच्चों की तरह हैं, थैंक यू वेरी मच। कि तो ऐसे जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है मेरे लिए, तो उस तरह है आप, और आप मेरे साथ बैठी हैं, अदब से बात कर रही हैं, ये हमें चाहिए। और गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आपने किसी की रिस्पेक्ट नहीं, अगर मैं ऐसे अकड़ के बैठ जाऊं यहाँ पे और मैं बताऊं जी मैं बहुत बड़ी शय हूँ, बाकी तो कोई कुछ भी नहीं है, तो लोग तो बहुत बड़े हो गए, लोग तो बहुत आगे चले गए। पीपल आर मेकिंग एल मनी, पीपल आर डूइंग। मेरी नजर में आप पता उस्ताद कौन है? मैं भी आप हैरान होगी मेरी बात सुन, मेरी स्टेटमेंट को कभी कहीं रील बना दीजिएगा। आजकल उस्ताद वो जो सबसे ज्यादा पैसे मांगता है, वही तो उस्ताद है ज्यादा पैसे कमा लिए। मैं प्रिफर नहीं कर रहा, आर्ट के ऊपर चढ़ा नहीं रहा पैसे मांगने वालों को, लेकिन ये मार्केट भी तो है ना, आपने जीना भी तो है ना, आपने अपनी अपब्रिंगिंग भी करनी है, आपने अच्छे कपड़े भी पहने हैं, आपने सोसाइटी में मूव भी करना है, आपके पास गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सब कुछ नहीं है आपके पास, तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। बहुत कम लोग होते हैं जो आर्ट को कहते हैं यार ये वली आदमी, अच्छा इंसान है, बड़ा हम्बल हो। जो हम्बल हो जाता है उसको तो ये खैर बोरी में डाल देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं। कितना कुछ है उनके पास। गानों का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे आपका जो है ना, जो एक बड़ा ही लाजवाब गाना है, चांद से मुखड़े का सदका, वो याद आ गया। तो अगर थोड़ा सा सुना दें आप हमें। मेरे बड़े अच्छे दोस्त अफजल आजिज साहब, मैं जिनका क्रेडिट है मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। उन्होंने ये गाना बनाया था मेरे लिए, और उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर में। तो मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ। सॉरी, मैं सोया हुआ था तो मैंने कहा आज बहन को इनकार नहीं, छोटी बहन को इनकार नहीं करना, आज गा देता हूँ। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान, हाय गवारा कीजिए, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। एक्सक्यूज माय वॉइस, मैं थकी हुई है बहुत गा के, रोज गाता हूँ, रोज कॉन्सर्ट में जाता हूँ, थक जाता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त सर, बहुत मतलब खूबसूरत यादें भी हैं इस गाने के साथ, और आपने मतलब अभी आप कह रहे थे कि भी आवाज है, लेकिन क्या आपने खूब गाया है, जबरदस्त। अच्छा सर, मोर देन 11 एल्बम्स, और उसके साथ एक एल्बम आपकी वो भी है जो कि इंडिया में रिलीज हुई, और ये दोस्ती के ताल्लुकात, जो हमारे मतलब एक जी जी उसका नाम ही था निशाने रफाकत। रफाकत के मायने है दोस्ती के,
ये दोस्ती का निशान, देखे कितनी खूबसूरती से उन्होंने नाम रखा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये एल्बम रिलीज किया था 2007 में। इसका भी एक अजीब वाकया है। मैं दलेर मेहंदी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, सब कॉन्टिनेंट का बड़ा भंगड़ा प्लेयर, इतना बड़ा आर्टिस्ट कम हुआ होगा। तो वो बैठे हुए थे हम लोग JW मैरियट बॉम्बे, तो चाय पी रहे थे। एकदम से दलेर साहब कहते जरा आए खान साहब मेरे साथ आए जरा मेरे साथ। देखिए बड़ा आदमी क्या होता है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एकदम से वहां पे वही टाइम्स ऑफ इंडिया की एक टीम बैठी हुई थी। जी सत श्री अकाल सबको बोला, सब उठ के खड़े हो गए। दलेर साहब आ गए मेरा हाथ पकड़ के। तो ये जी रफाकत अली खान साहब हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, लाहौर से आए हैं, आपने इनका एल्बम करना है। सारी जी 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 एल्बम हो गया जी, आपने कह दिया एल्बम हो गया। तो मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे, मैं तो उनको अपना गॉडफादर भी मानता हूँ, ताहिर सरवर मीर साहब, वो भी हमारे साथ थे बॉम्बे के स्टोर में। तो मैं शॉक्ड हो गया कि एकदम से बॉम्बे में उस दौर में बहुत बड़ी बात होती थी किसी कंपनी ने साइन करना। उस दौर में ना, अब तो आईफोन सबसे बड़ी कंपनी है, सामने रखो शुरू हो जाओ, अब तो ये कंपनी है। उस वक्त होता था कि आपके पोस्टर्स छपते थे, आपकी सीडी आती थी मार्केट में, लोग तरसते थे उस सीडी खरीदने के लिए, कभी कभी सोल्ड आउट हो जाती थी। फिर आर्टिस्ट का कभी कभी कॉन्सर्ट होता था तो लोग पागलों की तरह उसको देखने जाते थे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल माइकल जैक्सन के सिर्फ 40 साल में 3 ही गाने थे, बिली जीन्स, बीट इट और थ्रिलर। तो उसकी भी तो उस दौर में कैसेट ही होती थी। ये तो आज का दौर तो रील का दौर है, कंपनी का दौर नहीं, रील है, आपकी रील बना दो ताकि आदमी 1 सेकंड के लिए देख ले। खैर कम बैक टू दैट इंसिडेंट, उन्होंने मुझे साइन कर लिया। और उस वक्त मुझे फिल्म फेयर अवार्ड में, जहां से शाहरुख खान गुजर रहे हैं रेड कारपेट से, अमिताभ बच्चन गुजर रहे हैं, सुलेमान खान गुजर रहे हैं, तो मुझे भी उन्होंने टक्सीडो सूट पहना के, वो लगा के और मर्सिडीज बेंज में बिठाया। तो मैंने अरोड़ा साहब से पूछा, अरोड़ा साहब मैंने तो इतने गाने नहीं गाए इंडियन की फिल्मों में, 2-4 फिल्मों में भी गाया है, तो मुझे आप भी रेड कारपेट से गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा खान साहब अब आप टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिस्ट हैं, अब हम आपके पीछे खड़े हैं, तो आपकी भी वही हैसियत है, वही शान है जो इन लोगों की है। ये चाहे 250 फिल्में कर बैठे, लेकिन अब आप हमारी देखिए आर्टिस्ट को क्या इज्जत देने का तरीका है। मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे 2000 गाने मैंने गा लिए हैं तो मुझे अब इस कारपेट से नहीं गुजारा, पिछले दरवाजे से लेकर आना, ऐसा नहीं किया उन्होंने। फिर मुझे वहां गवाया उन्होंने। और मेरी एक फिल्म थी अवारापन, जो मैं हिमेश भट्ट का गाना था, बड़ा मशहूर, मैं आपको उसकी 2 लाइनें सुना दूं। मेरा इश्क भी तुम, मेरा यारी भी तुम, मेरा दीन भी तुम, ईमान भी तुम, मेरा जिस्म भी तुम, मेरी रूह भी तू, मेरी दिलड़ी भी तू, जिंद जाने भी तू, ओ मेरे मौला मौला हो, मेरे मौला मौला, मेरे कंबन में, मेरे झुमके में तू, मेरे सूखे में तू, मेरे सावन में तू, मेरे पल्लू में तू, मेरे चिलमन में तू, मेरे ख्वाब, मेरी आंखों में तू, मौला 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 हो, मेरे मौला मौला। क्या बात है, क्या बात है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। और आपने अच्छा माशाल्लाह, बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। इमरान हाशमी के ऊपर था ये गाना। और महेश भट्ट मेरे उस्ताद भी है। मैं आपके इस चैनल के जरिए से उनको सलाम भी पेश करता हूँ। और वो बड़े अमन पसंद और बड़े बाकमाल इंसान है। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। उन्होंने अपनी फिल्मों में मुझे गवाया। उनकी फिल्म थी धोखा, उनकी पूजा भट्ट की, उसमें भी गवाया मुझे, अवारापन में भी गवाया, और भी बहुत कुछ होना था, कुछ यहाँ भी होता है, मंजूरी होती है। अच्छा जी बिल्कुल सर, तू कुजा मन कुजा
मतलब अब तक हम्म। समझें कि जब भी बात होती है कुक स्टूडियो की तो ये गाना जो है वो टॉप पे होता है और बहुत अच्छा, पसंद करते हैं लोग। मैं यहाँ करेक्ट कर दूं। तू कुजा मन कुजा इज नॉट अ सॉन्ग, इट्स ए कलाम। कलाम, सही और इस कलाम को गाया नहीं जाता, पढ़ा जाता है, क्योंकि सरकार दो अलैहि वसल्लम की शान मुबारका के लिए है ये। हाँ, देखिए हम लोगों को ये नहीं पता, देखिए ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब जब कोई कलाम पढ़ा जाता है किसी बड़ी हस्ती के लिए, फिर ऐसी हस्ती जिसकी वजह से ये दुनिया बनी है, तो हम उसको कभी गाना नहीं कहेंगे, वो सॉन्ग नहीं होगा। और वो हमेशा से आपने कहना है ये नातिया कवाली है, ये कलाम है, कलाम, और ये पढ़ा जा रहा है, गाया नहीं जा रहा। सर तो ये जो मतलब आपका कलाम था, उसका असर जो है ना उस वक्त तो हुआ ही हुआ, वो अब तक है। और अभी रमजान गए तो रमजान में मेरे पास सबसे ज्यादा फरमाइश इसी की आ रही थी कि प्लीज ये कलाम सुना दें, कलाम सुना दें, और हम कर रहे थे प्ले बार पर। तो कैसा एक्सपीरियंस आपके अपने, जैसे एक हर ये जो कलाम होते हैं जब इंसान पढ़ता है, ये आपकी अपनी जिंदगी में भी एक लेसन की तरह होते हैं, एक एडिशन की तरह होते हैं, जिंदगी बदलती है, शख्सियत बदलती है। आप ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं? देखिए जी, मैं कलाम के बारे में ये कहूंगा कि कलाम आपको सिलेक्ट करता है, वरना मैं भी बड़े बाल करके ऐसे झूठा सा साईं बन के गाता रहूं किसी की नकलें मार मार के, तो कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा जब मैं कोई दिल से चीज पढ़ूंगा, और उसका जो असर है ऑडियंस पे तब होगा जब मैंने ईमानदारी के साथ रियाज किया होगा, काम किया होगा, मेहनत की होगी, और अल्लाह ने देखा होगा कि इसने जिंदगी में कितने धक्के खाए हैं, तो उसका अजर उस सूरत में सामने आ जाता है, चाहे वो कलाम हो या सॉन्ग हो। उसमें जरूरी नहीं कि वो कलाम ही हो, सॉन्ग भी हो सकता है। तो कोई लोग नकलें मारते, सूफी सिंगर कहते हैं अपने आप को, तो वो सूफी सिंगर होते। मैंने कभी क्लेम नहीं किया मैं सूफी सिंगर, मैं क्लासिकल सिंगर, अनुस्ताद, तौबा इस्तगफार, तौबा तौबा, कभी मैंने क्लेम भी नहीं किया। जहां तक तू कुजा मन कुजा का ताल्लुक है, ये उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने गाई है, उनकी बनाई थी, मुजफ्फर वारसी ने इसको लिखा था। मेरे दोस्त है, उन्होंने टीम बनाई थी कूक स्टूडियो में, शिराज उप्पल, द क्रेडिट गोज टू हिम, ही टुक मी टू द कूक स्टूडियो। हमने मिलकर इसको पढ़ा, उसमें बरकत पड़ गई। मैं तो ये नहीं कि मैंने कोई नुसरत अली खान से बेहतर गाया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। वो उस्ताद आदमी थे, बड़े लोग थे, कानों को हाथ लगा के मैं नाम लेता हूँ। मेरे साथ उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें एक कुछ गाने के लिए दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात 1997 की, जब उनकी डेथ हुई तो मैं हिंदुस्तान ट्रेवल कर रहा था, मैंने दिल्ली जाना था। तो नुसरत अली खान से मेरी आखिरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे गिला किया, खान साहब अब मुझे भी कुछ दें, आपने सबको गवा दिया, व्हाई नॉट मी। तो उन्होंने कहा कि बस तुम वापस आ जाओ, मुझे पता लगा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। मैं उस वक्त यंग था, बहुत हैंडसम गुड लुकिंग बंदा था उस वक्त। मुझे कहते तुम वापस आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा। तो 20 साल के बाद, उनके मरने के काफी साल के बाद, रूहानी तौर पे उन्होंने ये गिफ्ट दिया है मुझे। तो ये क्रेडिट है बहुत बड़ा। मैं इसको इस तरह लेता हूँ, देखिए आप पैसा भी कमाते हैं, आप गाते भी हैं, दुनिया में भी जाते हैं, लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन जिनकी वजह से आपकी इज्जत बनती है उनका नाम ले। बनती तो इज्जत अल्लाह की तरफ से, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो ही देगा, इज्जत मिलेगी, वही देगा तो जिल्लत मिलेगी। हाथ कानों को हाथ लगाना चाहिए आदमी को। तो क्रेडिट इन बड़े बुजुर्गों का है। हमारा गोल है कि हम इन लोगों की तरह बने, इन लोगों की तरह गाए, तो इसलिए थोड़ी देर हो जाती है, वरना मैं भी गले में गिटार डाल लेनी चाहिए थी अगर कोई बहुत ही शौक था तो मैं करता ओ जो आजकल का ट्रेंड है। जितने भी लड़के आजकल गा रहे हैं माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, मैं उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखता हूँ, वो बड़े हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, गाना गाते हैं। लेकिन हमारा ये गोल नहीं था कि हम कोई पॉप स्टार बन जाते। मेरा पहले शौक था, जब मैं नया शुरू हुआ था, मैं यार घबराहट में कभी इधर पॉप में चले जाते थे, घबराहट में कभी इधर घुस जाते थे। फिर आस्ते आस्ते आपका एक स्टेट ऑफ माइंड बनता है, फिर आप कुछ ना कुछ अपने लिए कर लेते हैं। तो वो फिर जितना बड़ा आपका टारगेट हो उतनी आपको देर भी हो जाती है। तो उन्होंने मेहरबानी फरमाई, आइटम दिया, फिर ये उस हस्ती के नाम लगा हुआ है। हस्ती की सारी दुनिया मुतरिफ है, कायनात मुतरिफ है। तो अल्लाह ने इज्जत दे दी मेरे जैसे एक छोटे से बंदे को। जबरदस्त है सर। आपसे मतलब इतना वक्त ना बड़ा
कम है, ना होने के बराबर है। आपसे बस गुजारिश यही है कि वक्त क्योंकि हमारे पास कम होता है, तो कोई इंशाल्लाह बात ताला नहीं। आगे भी ज़रूर वक्त दीजिएगा हमें, और इंशाल्लाह हम बात करेंगे आपसे। बहुत कुछ अभी हमने सीखना है। सर अपना एक तो बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, और जैसे आप थैंक यू। 2 दफ़ा कतर आ चुके हैं, तीसरी दफ़ा आए, हमारे स्टूडियो ज़रूर आएँ, ये मेरी गुजारिश है आपसे। और एक मैसेज अपने सब सुनने वालों को, कतर में आपके जो फैंस हैं, मिडल ईस्ट में, उनके लिए प्लीज एक मैसेज। मैसेज ये है, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम, मैं फकीर हजम, तेरे गुन गौर ये लब, मैं तलब की तलब, तेरे गुन गौर ये लब, मैं तलब की तलब, तू अता ही अता इल्हाम है, जामा तेरा कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा रिशे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। मैसेज ये है, सुनाने का मकसद ये है कि जो सीरत नबी है, हमारे नबी की जो सीरत है, उनकी जो जिंदगी है, उसको पढ़ें, उसको देखें, और फिर अपनी जिंदगी पर गौर करें, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बेहतरीन क्योंकि वो सर। दुखों का मदावा ही वो है, उनकी तरफ देखें। वो उनसे हम्बल पर्सनैलिटी, उनसे बड़ी शख्सियत इस कायनात में अभी तक ज़हूर हो ही नहीं सकी, ना हो सकती। उनकी तरफ देखें। उनकी एक भी चीज ले लेंगे आप, तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। और ये दुनियादारी कुछ चीजें है ना, इसके पीछे मत भागे, उसके लिए अपने बहन भाइयों को इग्नोर ना करें। उसके पीछे देखिए कितनी कमाल की हदीस है, फीड पीपल एंड स्प्रेड पीस, लोगों को खाने को दो ताकि अमन कायम। तो खुदा का वास्ता वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने उन नीडी लोगों का, पुअर लोगों का ख्याल रखती हैं। तो सरकारी दौलत से बढ़कर जो सरपरस्ती का हाथ है वो और कोई नहीं हो सकता। खुदा का वास्ता उनकी तरफ देखें, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी देखता रहूं उनकी तरफ इंशाल्लाह सर। और सर ये इतने इंटरव्यूज किए हैं मैंने, आज का मतलब ये जो मैसेज था आपका अब तक का बेहतरीन पैगाम है जो किसी ने दिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं इंशाल्लाह। बिल्कुल थैंक यू। आपको अल्लाह जिंदगी दे, मुझे आपको दुआ देनी है, और अल्लाह ताला आपकी नसीब अच्छे करे, आपको तरक्की दे, खुदा आपको अपने ईमान में रखे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत मैटर करता है मेरे लिए आपके अल्फाज सर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।